नेल्सन मंडेला ने कहा था, शिक्षा सबसे शक्तिशाली हथियार है जिसका उपयोग आप दुनिया को बदलने के लिए कर सकते हैं। और आज हम बात कर रहे हैं इसी हथियार की, मतलब शिक्षा की, लेकिन एक अलग मैदान में, चीन में। जी हाँ, आज हम चीन में अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा का जो पूरा माहौल बदल रहा है ना, उस पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। और ये भी कि कैसे चीन एक ग्लोबल एजुकेशन हब बनने की फिराक में है। ये टॉपिक देखिए यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए तो खास है ही, क्योंकि ये जियोपॉलिटिक्स, सॉफ्ट पावर, ग्लोबल ट्रेंड्स, इन सबसे जुड़ा है। हमारी आज की चर्चा का आधार है चीन में अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा का भविष्य नाम के लेख के कुछ अंश। और आज का हमारा मकसद है चीन की स्ट्रैटेजी क्या है, उसे क्या मुश्किलें आ रही हैं और दुनिया भर की शिक्षा पर इसका क्या असर पड़ रहा है, इसे समझना। तो शुरुआत करते हैं चीन के बदलते रोल से। देखिए, सालों तक चीन पश्चिम के देशों के लिए, मतलब यूके, यूएस, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, इनके लिए इंटरनेशनल स्टूडेंट्स का एक बहुत बड़ा सोर्स रहा है। जी हाँ, बिल्कुल। पर अब सीन बदल रहा है। चीन खुद चाहता है कि स्टूडेंट्स उसके यहाँ पढ़ने आए। वो खुद एक बड़ा एजुकेशन डेस्टिनेशन बनना चाहता है। और इसमें एक बुनियादी फर्क है पश्चिम के मॉडल से। हाँ, वही मैं कह रहा था। पश्चिम में क्या है, ये ज्यादातर मार्केट ड्रिवन है, मतलब आर्थिक फायदों पर नजर रहती है। लेकिन चीन का मोटिवेशन वो रणनीतिक है, डिप्लोमेटिक है और अपनी प्रतिष्ठा बढ़ाने वाला है। अच्छा। वो शिक्षा को एक सॉफ्ट पावर टूल की तरह इस्तेमाल कर रहा है, और खासकर विकासशील देशों, ग्लोबल साउथ में अपना प्रभाव बढ़ाने के लिए। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का भी इसमें रोल होगा फिर? जी हाँ, बीआरआई से भी इसे जोड़कर देखा जा सकता है। और ये बदलाव आंकड़ों में भी दिखता है। आप देखिए, 2018 तक चीन एशिया में पढ़ने के लिए टॉप डेस्टिनेशन बन गया था। अच्छा, 2018 तक ही? जी। और इसमें सरकार का बड़ा हाथ है। वो स्कॉलरशिप दे रहे हैं, फीस कम रखी है, यूनिवर्सिटीज की क्वालिटी पर पैसा लगा रहे हैं। ये सारे पुल फैक्टर्स हैं जो उन छात्रों को खींच रहे हैं, खासकर कम आय वाले देशों से, जो शायद पश्चिम का खर्चा ना उठा पाएं। तो अब चीन एक तरह से पश्चिम के साथ कहीं कंपटीशन में है तो कहीं सहयोग भी कर रहा है। ये तो हुई बाहर की बात, लेकिन चीन के अंदर, मतलब डोमेस्टिक लेवल पर, वहां क्या चल रहा है? कुछ बदलाव वहां भी है? हाँ, बिल्कुल है, और काफी दिलचस्प है। चीन में देखिए, एक बड़ा एग्जाम होता है हाई स्कूल के बाद, जोंगाओ कहते हैं उसे। हाँ, सुना है। तो जिन बच्चों का उसमें उतना अच्छा प्रदर्शन नहीं होता, उनके लिए अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा एक तरह का बैकअप या प्लान बी बन जाती है। लेकिन अब एक नया ट्रेंड है, विदेश जाने के बजाय छात्र देश के अंदर ही फाउंडेशन प्रोग्राम कर रहे हैं, या फिर चीनी और पश्चिमी यूनिवर्सिटी के मिले जुले प्रोग्राम, जैसे 2+2 डिग्री। मतलब 2 साल चीन में, 2 साल बाहर। ये काफी पॉपुलर हो रहा है। और साथ ही छात्र अब हांगकांग, मकाओ या एशिया में ही दूसरे देशों को भी ज्यादा देख रहे हैं पढ़ने के लिए। तो इसका असर ये होगा कि पश्चिम जाने वाले चीनी छात्र कम हो सकते हैं। हाँ बिल्कुल, इसकी पूरी संभावना है। तो एक तरफ चीन दुनिया से छात्र बुला रहा है, दूसरी तरफ उसके अपने छात्र शायद बाहर कम जाएं। लेकिन ये राह इतनी आसान तो नहीं होगी चीन के लिए, मुश्किलें भी होंगी। हाँ, चुनौतियां तो हैं और कई हैं। सबसे पहली तो चीन की ग्लोबल इमेज, खासकर पश्चिमी मीडिया में जो छवि है। वो तो है। फिर जियोपॉलिटिकल तनाव बढ़ रहे हैं, एकेडमिक स्वतंत्रता को लेकर चिंताएं हैं। ये सब बातें विकसित देशों के छात्रों को चीन आने से रोक सकती हैं। और भाषा, वो भी एक मुद्दा होगा। बिल्कुल, भाषा एक बड़ी बाधा है। हाँ, ये सही है कि इंग्लिश मीडियम प्रोग्राम बढ़ रहे हैं, लेकिन ज्यादातर कोर्स अभी भी मंदारिन में ही है। तो फिर ये सवाल भी उठता है कि क्या अंतर्राष्ट्रीयकरण के नाम पर अंग्रेजी पर इतना जोर देना कहीं भाषाई एकरूपता तो नहीं ला रहा? सही बात है, ये एक बड़ा डिबेट है। क्या इससे दूसरी भाषाएं या संस्कृतियां पीछे छूट रही हैं? इसके अलावा एजुकेशन की क्वालिटी, यूनिवर्सिटीज की ग्लोबल रैंकिंग और स्टूडेंट सपोर्ट सर्विसेज, इन पर भी सवाल हैं, खासकर जब पश्चिम के सिस्टम से तुलना होती है। और एक और बात, जब आर्थिक हालात थोड़े मुश्किल हों तो सरकार जो पैसा विदेशी छात्रों पर खर्च कर रही है, उस पर देश के अंदर से भी सवाल उठ सकते हैं। इतनी सब चुनौतियों के बावजूद क्या लगता है चीन आगे बढ़ पाएगा इसमें? लेख क्या कहता है? लेख बताता है कि चीन में जो शिक्षा से जुड़े लोग हैं, उनमें एक उम्मीद तो है, पर वो थोड़ी सतर्क भी हैं। अच्छा। वो घरेलू रिसर्च में निवेश जारी रखेंगे, ऐसा लगता है। ट्रांसनेशनल एजुकेशन पार्टनरशिप, मतलब TNE, जिसमें 2 देशों के संस्थान मिलकर डिग्री देते हैं, उसका विस्तार करेंगे, खासकर ब्रिक्स और ग्लोबल साउथ के साथ। जी हाँ, फोकस उधर ज्यादा रहेगा और स्टूडेंट सपोर्ट सर्विसेज को बेहतर बनाने पर भी जोर रहेगा। तो इस सब का असर दुनिया भर की यूनिवर्सिटीज पर क्या पड़ेगा? उन्हें क्या सोचना होगा? उन्हें अपनी इंटरनेशनल एजुकेशन की रणनीतियों पर दोबारा विचार करना होगा। क्या उनकी नीतियां सच में समावेशी हैं, आपसी लेन देन वाली हैं, या वो बस कुछ खास तरह के ज्ञान, भाषा या छात्रों को ही बढ़ावा दे रही हैं?
ये सवाल अब और अहम हो जाएगा। तो संक्षिप्त में कहें तो चीन अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा के मैदान में बहुत सोच समझकर रणनीतिक तरीके से आगे बढ़ रहा है। वो छात्रों के स्रोत से अब उनका गंतव्य बन रहा है। देश के अंदर भी रुझान बदल रहे हैं, लेकिन हाँ, चुनौतियां भी कम नहीं हैं। और अंत में एक सवाल सबके सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। ये जो अंतर्राष्ट्रीयकरण का इतना शोर है, इसका असली क्यों क्या होना चाहिए? क्या ये सिर्फ छात्रों को सीमाओं के पार ले जाकर आर्थिक या प्रतिष्ठा का लाभ कमाना है, या फिर इसका गहरा मकसद अलग-अलग संस्कृतियों के बीच वास्तविक समझ पैदा करना है? बिल्कुल, यूपीएससी मेंस और प्रीलिम्स की तैयारी करने वालों के लिए और जिन्हें सामान्य जानकारी में रुचि है, उनके लिए ये सारे पॉइंट्स काफी महत्वपूर्ण हो सकते हैं। अगर आपको ये चर्चा उपयोगी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपके मन में कोई और सवाल है या कोई और पहलू जिस पर आप चर्चा चाहें तो नीचे कमेंट्स में जरूर लिखें।